बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी खेती किसानी में हो रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, आपकी खेती किसानी और बेहतर हो सके, ताकि आपकी उपज और बेहतर हो, किसान भाई फायदे में रहें। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। स्टूडियो में मौजूद विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट आपकी समस्या का समाधान करते हैं, और इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आपके सवालों को लाइव इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और लाइव आपके समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम ऐसे कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए सबसे पहले विषय पर नजर डाल लेते हैं कि आज के हेलो किसान कार्यक्रम में कौन से विषय रहने वाले हैं। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला विषय रहेगा प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा धान में समसामयिक कार्य। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि खरीफ का सीजन लग गया और ऐसे में धान की खेती बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको लेकर क्या कुछ सावधानियां होनी चाहिए, क्या स्टेप्स जरूरी होने चाहिए जो आपको फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमारा आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर इस्तेमाल करके अपना सवाल सीधा पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपकी टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो, ताकि आपकी समस्या का बेहतर समाधान किया जा सके और आपके सवाल का सही तरीके से जवाब दिया जा सके। इसके अलावा आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ये तो 3 माध्यम हमने आपको बताया जिससे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब इस विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं वो कौन है, एक बार उनसे भी आपको रूबरू करा दिया जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर वाई.एस. सिवे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आचार्य हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप पीएचडी पादप रोग विज्ञान, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और 2 खास मेहमान हैं, और ये खास मेहमान आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज धान में समसामयिक कार्य किस प्रकार से किया जाए और क्या किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर शिवे जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि खरीफ का सीजन लग चुका है, अब कुछ किसानों ने रोपाई कर दी है, कुछ किसान रोपाई करेंगे। इस शुरुआती दौर में किसान भाइयों को सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिन किसान भाई और बहनों ने रोपाई कर दी है बहुत अच्छी बात है, या सीधी बिजाई के माध्यम से धान की खेती कर रहे हैं। लेकिन जो किसान भाई जो है अभी रोपाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जो मुख्य बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे वो धान की रोपाई करें तो उसकी जो है चारों तरफ से मेंढबंदी जरूर कर लें। मेंढबंदी करने के बाद में फिर उसको जो है 2-3 बार जुताई करके खेत की तैयार कर लें। तैयार करने के बाद में लेजर लैंड लेवलर से उसको समतल भी करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप समतल कर लेंगे अपनी भूमि को तो उससे पानी की उपयोग क्षमता और जो हमारे पोषक तत्व की उपयोग क्षमता वो बढ़ जाती है जी। और उसके बाद में जब आपकी 2-3 जुताई कर ली, समतल कर लिया, फिर जो है आप 6 से 8 सेंटीमीटर पानी भर के और उसको अंदर जो फिर पडलिंग करते हैं। पडलिंग करने के लिए आप ट्रैक्टर माउंटेड पडलर का यूज कर सकते हैं, देसी हल का यूज कर सकते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2-3 बार जुताई करने से गाद बन जाती है। गाद बनने के बाद में फिर उसको समतल किया जाता है पाटा लगा के। तो इस तरीके से हमारा खेत तैयार हो जाता है। सबसे मुख्य बात यह खेत को अच्छे ढंग से तैयार करना है जी। और फिर उसमें जो है धान की रोपाई करने से
एक दिन पहले जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी में जो है हमको पानी भर देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, यदि हम सुबह नर्सरी उखाड़ेंगे तो जब हम उखाड़ेंगे नर्सरी को या हमारी पौध को, तो जड़ों को कम से कम नुकसान हो और वो आसानी से निकल जाए। तो आसानी से निकल जाए इसलिए पानी एक दिन पहले भरा जाता है शाम के वक्त, और फिर जब निकाल लिया आपने धान की नर्सरी तो उसको जो बहते हुए पानी में साफ करना भी जरूरी होता है। और जड़ों को इस तरीके से धोएं कम से कम नुकसान होए और पौधे जो हैं आपस में ना मिले, एक एक पौधा अलग हो जाए। तो इस तरीके से जो आपकी नर्सरी उखाड़ ली आपने, अब उसको खेत के अंदर रोपाई की बात आती है। तो जो रोपाई करने से पहले जैसा हम बताते हैं कि पोषक तत्व प्रबंधन जो है मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपने मृदा परीक्षण नहीं कराया है और एक धान से एक अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो फास्फोरस की मात्रा पूरी की पूरी, पोटास की पूरी मात्रा और जिंक सल्फेट की, विशेषकर जो हमारी अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं उनके लिए नाइट्रोजन की लगभग 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो है जब हम लास्ट पर्लिंग करते हैं उस समय दे देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को हमको रोपाई के समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है यदि हम उसको रोपाई के समय देंगे तो उसका पौधे जो हैं उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इस समय गर्मी भी पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, और नाइट्रोजन को जो हम ये बताते हैं कि रोपाई के करीब 5 से 8 दिन बाद देना चाहिए और 1/3 भाग। ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि जब जड़ें पकड़ जाती हैं, जब पौधे जो हैं समर्थ हो जाते हैं उसका नाइट्रोजन का अवशोषण करने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए, यदि हम रोपाई के समय डालेंगे तो उसका सदुपयोग नहीं होगा, बल्कि जो है वातावरण के अंदर जो है अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगी या पानी के साथ नीचे मिट्टी में बहकर चला जाएगा। तो ये थोड़ी चंद बातें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब आती है बात कि हम पौधों की उपयुक्त मात्रा रखें। डॉक्टर शिवेश जी आपके पास लौटेंगे और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे जानेंगे। लेकिन जो ये बातें आपने बताई हैं किसान भाइयों को बहुत बारीकी से ध्यान रखने वाली बातें हैं। छोटी बातें लेकिन बहुत मोटी बातें हैं जो आपकी धान की फसल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि धान की फसल में कैसे समसामयिक कार्य करके हम अपनी फसल को बेहतर रूप से उपज ले सकते हैं और आगे भी उसका ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दूसरा विषय हमारा आज है प्राकृतिक खेती। ये खेती क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अपने देश की खेती से जो खाद्यान्न मिलता है उसी पर निर्भर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में जो रासायनिक खाद हो गए, कीटनाशक हो गए इत्यादि का जो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से उत्पादन कई जगह देखने को अधिक मिला है, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये है कि बीमारियां अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही हैं और जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो घट रही है। इसका एक ही उदाहरण आप अभी पंजाब प्रदेश देख लीजिए, जहाँ कैंसर अत्यधिक मात्रा में फैल गया है और जो वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, जहाँ बहुत अधिक किसानों को उत्पादन प्राप्त होता था, आज अत्यधिक फर्टिलाइजर का उपयोग करने से, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करने से, कीटनाशक का उपयोग करने से आज ये स्थिति है कि उस जमीन में फसल भी नहीं हो पा रही और वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन है कैंसर से पीड़ित हो गई है। और वहाँ एक ट्रेन चलती है, वहाँ पर उस ट्रेन का नाम ही लोग उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलने लगे हैं। मैं अकेले पंजाब प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे समूचे देश की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी अपने भारत देश के अंदर केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग नहीं करने के कारण से भूमि की उर्वरा शक्ति है। हम जानते हैं कि हम अगर दूरदृष्टि देख के चलेंगे तो ठीक आज किसी खेत में माना कि उसका कारण से हमको उपज अधिक प्राप्त हो गई, 10 वर्ष बाद उस खेत से हम अन्न नहीं ले पाएंगे। और जो हरित क्रांति की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने जो की थी, उस समय जब दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज अगर ये स्थिति भविष्य में बनती है तो जान सकते हैं कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी इस देश में निवास करती है तो आगे जाकर किस तरह के हालात बनेंगे। इसलिए राज्य सरकारें जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोग इस देश के शिक्षाविद हैं, सब लोग इस चीज़ के लिए आह्वान कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें, अपने जैविक उत्पाद हैं उनका उपयोग करें। और प्राकृतिक खेती के करने के कारण से खेती के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं उनके माध्यम से भी हमको लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने माना कि गोबर की खाद यूज करते हैं, बकरी की करते हैं, मुर्गी की करते हैं, जब उसकी खाद का उपयोग खेत में होगा तो निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे। उसका पालन करने से हमको उसका दूध भी प्राप्त होगा, उससे आय भी प्राप्त होगी और अपना खेती से भी आय प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें है जो मृदा की उर्वरा शक्ति है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वो छिड़ी नहीं होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है अगर देखा जाए तो प्राकृतिक खेती को लेकर सभी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी लोग यहाँ प्रयासरत हैं कि किसान भाइयों को आकर्षित किया जाए प्राकृतिक खेती की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर प्राकृतिक खेती की जाए। इस विषय को और आगे बारीकी से समझेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अच्छी पैदावार कौन नहीं चाहता, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए खेती में हानिकारक कीटनाशकों का लगातार इस्तेमाल कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाला ही साबित हुआ है। ऐसा करने से न सिर्फ कृषि में लागत बढ़ती है, बल्कि मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। रासायनिक खेती से प्रकृति और मनुष्य दोनों की सेहत में ही गिरावट आती है। इतना ही नहीं, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। इसके सेवन से हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में इस घटती उर्वरा शक्ति को देखते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी हो गया है। बता दें कि प्राकृतिक खेती कृषि की पुरानी पद्धति है। इस खेती में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राकृतिक खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें ही खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। ये मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय है। भारतीय नस्ल की किसी भी गाय का गोबर और मूत्र इस कृषि पद्धति में अच्छा माना जाता है। इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या दूसरे पशुओं के गोबर की तुलना में काफी ज्यादा होती है। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है।
सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। तो देखा आपने प्राकृतिक खेती कितनी ज़रूरी है और कैसे प्राकृतिक खेती करके आप अपनी उपज को भी बढ़ा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसी बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, जो कि जालंधर पंजाब से हैं, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर मैं नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ जी। तो मैं जैसे नींबू वगैरह, नींबू, लौकी, तोरी ये लगाता हूँ, लेकिन उसमें ना वो फल नहीं आ रहा जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं खेत की मिट्टी यूज कर रहा हूँ, साथ में गोबर डाल देता हूँ, तो उसमें मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरा फल आए और नेचुरल जो खेती है वो होनी चाहिए? जी जितेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जी, इनका सवाल आपने सुना कि इन्होंने टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं और ये पौधे तो लगा रखे हैं लेकिन इनको फल नहीं मिल रहा है, हालांकि ये खेत की मिट्टी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गोबर की खाद भी डाल रहे हैं, तो क्या उपाय इनके लिए होना चाहिए? आपने जैसे बताया कि उसमें फल नहीं आ रहे हैं, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जब आपने उसका बीज को आपने जब लगाया था नींबू, हो सकता है वो ऐसी उसमें ऐसा कोई डिसीज लगी हो, उसमें से कैंकर वगैरह कई डिसीज रहती हैं, उस कारण से उसमें मतलब फल नहीं आ रहा हो। कुल मिला के जो पेड़ आपका है उसको देखकर पता लगेगा कि उसमें क्या कारण है। बहुत सारे कारण रहते हैं पेड़ लगाने से। कई बार हम ऐसी किस्म ले लेते हैं कि जो पहले से ही रोग ग्रसित है और रोग ग्रसित किस्म को हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें फल नहीं आएंगे। तो जब भी मैं किसी अपन लगाते हैं नींबू वगैरह को, किसी भी पेड़ को लगाते हैं अपन, तो पहले उसको सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। तो उसको देखकर अपन ने, या स्थानीय स्तर पर जैसे जो भी लोग हों अपने से वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं केवी के वगैरह के, उनको दिखा के उसको देख के उसके सिम्टम देख के पता लगेगा कि उसमें किस कारण से फल नहीं लग रहे हैं। एक बार उसको आप स्थानीय स्तर पर दिखाइए, या जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर आप उस पेड़ की फ़ोटो भेजिए आप, और क्या क्या सिम्टम है उसके आधार पे आपको बताएंगे। जी, तो जितेंद्र जी, आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और दर्शकों के सवाल को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार दर्शकों के सवाल को शामिल किया जा रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कुछ और एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, धान के बारे में जानना था कि धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है जी। और सर सवाल ये था कि खेतों में वो तैयार कैसे करना है, मतलब खेतों में पानी भरा है तो उसे तैयारी कैसे, कुछ लोग ट्रैक्टर से मतलब तैयार करते हैं खेत को पानी भरने के बावजूद, तो इसकी तैयारी कैसे करना है और क्या क्या ध्यान रखना, तो ये जानना था सर। जी, डॉक्टर शिवे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिवे जी, आपने इनका सवाल सुना? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि भाई खेत तैयार किस तरीके से करें, किस तरीके से धान की रोपाई करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि खेत की जो है चारों तरफ से मेंढबंदी अच्छे ढंग से करनी चाहिए और फिर 2-3 बार जुताई कर लेनी चाहिए
और फिर जो है उसको लेजर लैंड लेवलर से जो है समतल कर लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद में फिर उसमें 6 से 8 सेंटीमीटर पानी भर के और फिर पडलर जो है 2 तरीके के होते हैं कि एक तो जो है ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाले होते हैं और दूसरे हम देसी हल से भी या टिलर वगैरह होता है उससे भी जो है गाद कर सकते हैं। गाद करना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम गाद करेंगे तो हमारी मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। गाद करते हैं तो जो महीन कण हैं वो बड़ी कणों के बीच में मिट्टी के फंस जाते हैं, तो इस तरीके से जो है हमारी पानी की सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसमें जो है खरपतवार भी कम आते हैं पडलिंग के माध्यम से यदि धान की रोपाई करते हैं। जब आपने खेत तैयार कर लिया, खेत तैयार करने की जो लास्ट पडलिंग करते हैं हम जुताई करते हैं यानी कि पानी भरे हुए खेत में, तो जो पोषक तत्व जितने रिक्वायरमेंट है मृदा परीक्षण के आधार पे पूरी फास्फोरस, पूरी पोटास और जिंक सल्फेट की मात्रा डाल देनी चाहिए और आखिरी जुताई करके फिर मिट्टी के जो है हमारा पाटा लगा के उसको समतल कर लेना चाहिए। फिर जो है उसको जो रोपाई करना उचित होता है। नाइट्रोजन उस समय नहीं देनी है जैसा मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ आपको। तो रोपाई करने के वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने नर्सरी उखाड़ लिया अच्छा ढंग से और जब नर्सरी की उम्र जो होती है 20 से 25 दिन की होती है उत्तम मानी जाती है और सर्वोत्तम कह सकता हूँ मैं मानी जाती है। लेकिन जैसे हाइब्रिड की खेती कर रहे हैं तो उसको हम 15 से 18 दिन के बीच में भी रोपाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें कल्ले जल्दी बनते हैं। तो इस तरीके से जो है नर्सरी को अच्छी होनी चाहिए। रोपाई करते समय लाइनों में जो रोपाई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी जो है ज़्यादातर किस्मों में 20 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी हम 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं या उससे कम भी रख सकते हैं। इस तरीके से जो रोपाई करनी चाहिए और एक स्थान पे हमको 2 से 3 पौधे लगाने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम रोपाई कर रहे हैं, रोपाई करते समय हो सकता है मतलब किसी कारणवश हमारा 1-2 पौधा मर जाए, तो यदि हम 2 पौधे लगाएंगे कम से कम एक तो जीवित रहेगा और उससे फिर कल्ले अच्छे बनेंगे। दोबारा से हमको गैप फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नर्सरी को हो सकता है जब नर्सरी आप उखाड़ते हैं तो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं आजकल, साइनोबैक्टीरियल बेस्ड फॉर्मुलेशंस आते हैं लिक्विड में, आप उनको जो है डिप करके लगाएंगे तो आपकी जो है अच्छी पैदावार होगी और जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। हमारा राइजोस्फीयर जो होता है रूट का, तो इस तरीके से ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और एक विशेषकर ये भी मैं बताना चाहूँगा जैसे कि नर्सरी जी डॉक्टर शिवे जी आपके पास लौटते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फिर आपका रुख करूंगा मैं। नंदस्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी जी अपना सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि असिंचित दशा में कौन से कीट लगते हैं और सिंचित दशा में कौन से कीट लगते हैं, तो इनका नियंत्रण क्या है। दूसरी चीज, बहुत से लोग धान लगाते हैं, खेत ढालू होता है तो जो ऊपर वाला खेत होता है उसमें धान ऐसे ही सूख जाता है, जो खादी होता है वहाँ पानी इतना भर जाता है उसमें सड़ करके खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे। जी डॉक्टर शिवे जी। हाँ देखिए, मैं आपने 2-3 चीज़ें पूछी हैं, उनका एक एक करके समाधान करने की कोशिश करूँगा कि कहीं तो पानी भर जाता है और कहीं जो है पानी सूख जाता है। तो धान की खेती दोनों परिस्थितियों में की जाती है, जहाँ पे जो है अपलैंड राइस कहते हैं, लोलैंड राइस कहते हैं। तो लोलैंड राइस में ऐसी किस्म लगानी चाहिए जैसे हमारा स्वर्ण सबवन करके है एक किस्म जो है हमारे जलमग्न क्षेत्र में भी हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो इस तरीके की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो पानी को ज़्यादा सहन करने की क्षमता रखती है। उनमें एक उदाहरण मैं ये बता रहा हूँ, स्वर्ण सबवन करके वैरायटी है, उसको लगाएं। लेकिन अपलैंड राइस में हमारी बारिश आने से पहले ही जो हमको उसकी बिजाई कर देनी चाहिए। तो जैसे बारिश आती है तो तुरंत जो है उसमें फिर जमाव हो जाता है और फिर पौधे उसकी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो दोनों परिस्थितियों में, अपलैंड में भी लोलैंड में भी धान की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। अब आपने कहा कुछ कीड़े पतंगे भी आते हैं, बिल्कुल यदि धान की खेती करते हैं तो उसमें कुछ कीड़े भी आते हैं। उनमें विशेषकर हमारा पत्ती लपेटक कीट है, दोनों परिस्थितियों में आता है, अपलैंड में भी लोलैंड में भी। पत्ती लपेटक कीट ऐसा है कि उसकी सूंडी जो है पत्तियों को बेलनाकार बना लेती है और फिर अंदर ही अंदर उसका रस खा जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है आप क्लोरपारीफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी जो है स्थिति में
शुरुआत में जो है पत्ती लपेटक कीट का ही प्रकोप ज़्यादा होता है। अब आगे जैसे जैसे क्रॉप बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारे और भी दूसरे कीट आते हैं, उनमें विशेषकर जो हमारा स्टेम बोरर होता है जिसको हम तना छेदक बोलते हैं, ये 2 परिस्थितियों में आता है। एक तो जो बाली हमारी बनने से पहले, एक बाली बनते समय, तो जो बाली बनने से पहले हमारे तने को नीचे से काट देता है कीड़ा जो होता है, तो उसको जो हम डेड हार्ट के नाम से कहते हैं, और जब हमारी बाली निकलती है उसको जो डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार जो है किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, लेकिन विशेषकर इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी नहीं आएगा वो कीट, अभी नहीं आ रहा है, जब जरूरत पड़े तभी इसको डालने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कीटनाशक कभी भी डाल दो आप, पहले देख लें, और उसकी दहलीज जो है बहुत ज़्यादा आ गया है तभी इस्तेमाल करना चाहिए, और समय समय पर जो अपने खेत में जाते रहना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी बातें नंद स्वरूप जी आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो धान की फसल है वो अच्छी उपज देगी आपको, और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। डॉक्टर अनिल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल जी, जब हम धान की खेती की बात ही कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को कभी कभी ये भी लगता है, उनका संशय बना रहता है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से शायद उतनी उपज ना हो पाएगी। धान की खेती की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खेती उसमें किस तरीके से रोल निभाती है, और क्या प्राकृतिक खेती के जरिए भी धान की फसल अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है, अच्छी उपज ली जा सकती है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जैसे अभी सिंचाई की बात आई थी, जब अपन प्राकृतिक खेती की बात करेंगे तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो अपना सिंचाई का जल होता है उसकी भी बचत होगी, और प्राकृतिक खेती में मृदा में इस प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं कि वो पौधे उस मिट्टी से अपने आप जल को शोषित कर लेते हैं और बहुत कम मात्रा में हमको जल प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि वास्तव में कि अच्छी किस्मों का उपयोग करें, अच्छी किस्मों का उपयोग करें। बीजा जैसे जो बीज है उस बीज को अपन प्रमाणिक संस्था से बीज को लें, स्वस्थ बीजों को लें, और प्रयास करें कि उसमें जो रासायनिक चीज़ें जो बाकी बातें हैं उनका उपयोग नहीं करें। कोई रोग आता भी है तो अपन जो नेचुरल तरीके से उस रोग का नियंत्रण करें। आसपास के खेतों में अगर प्रभाव है रोगों का, कीट का, किसी का, तो उसके माध्यम से कई सारे रोग ऐसे भी होते हैं जो एयर के माध्यम से, वायु के माध्यम से फैल जाते हैं। तो उनके लिए भी उनका संयोजन अगर पहले ही करेंगे तो अपने को रोग से भी पौधों को बचा पाएंगे, और अपना अनावश्यक जो पैसा खर्च होता है उसका भी बचत होगी। तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान में भी इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फ़ायदा भी मिलेगा, और रोग से भी हम पौधों को बचा पाएंगे। जी डॉक्टर अनिल जी, इसमें एक सवाल और भी मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि गोबर, गाय का गोबर है या फिर किसी अन्य जानवरों का गोबर इस्तेमाल कर हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, तो कहीं किसानों भाइयों को ये भी लगता है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारे पास पशुधन होना चाहिए। क्या पशुपालन होना ज़रूरी है प्राकृतिक खेती करने के लिए? और जिन किसान भाइयों के पास पशुधन नहीं है वो प्राकृतिक खेती अगर करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए जो एक खाद की उपलब्धता है ये कहीं और से हो सकती है, और क्या इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या स्रोत है? मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो खेती है, आप पशुपालन की कह रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में स्थिति है कि खेती को जो मतलब किसान जिनके पास खेती नहीं है, मैं कई अंचलों में देख रहा हूँ, वो खेती को किराए पे लेकर, गांव में उसको बोलते हैं होंडा भाड़ा, पढ़े लिखे लोग, कई सारे लोग उस खेती को लेकर, उस खेती को किराए पर लेकर, खेती स्थिति है कि कई जगह तो खेती पैसे से भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, कई जगह किसान नहीं मांग रहा। अब खेती का स्वरूप बदल गया है, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जितने भी और बातें हैं उनके माध्यम से अपन खेती करेंगे, कर रहे हैं लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है। जी पशुपालन के माध्यम से जैसे गाय का पालन है, गाय के पालन से हमको अच्छा दूध प्राप्त होता है। ये तो हमारे प्राचीन परंपरा में लिखा हुआ है कि गाय का अगर किसी ने बचपन में किसी बच्चे ने अगर दूध पी लिया। अनिल जी, मेरा सवाल ये था, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या जिन किसान भाइयों के पास पशुधन नहीं है क्या वो प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकते हैं? नहीं, पशुधन नहीं है, वही बात तो आ गई ना। जो प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं जा सकते उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप पशुधन रखिए। आप पशुधन से आपको दूध भी प्राप्त होगा, आपको आय भी अधिक प्राप्त होगी, आपको गोबर की खाद भी प्राप्त होगी। रासायनिक दवाइयों के कारण से, उर्वरक के कारण से आप जो दवाइयों पर पैसा खर्च करते हैं उनसे आपका पैसा भी बचेगा। उसके एक नहीं,
अनेकों फायदा हैं। बिल्कुल। गाय का दूध को तो अमृत बताया गया है, उससे खाद भी मिलेगी आपको, पीने के लिए दूध भी मिलेगा जिसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत होती है। मैं कहता हूं कि गाय का एक खाद को आपने किसी खेत में डाल दिया, मैं 100% कह सकता हूं कि उसका जो अन्न का दाना, जो खाद्य पदार्थ जो कोई व्यक्ति खाएगा उसको, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत रहेगी। बिल्कुल। गोबर गैस क्या लगा रहे हैं, गोबर गैस से लाइट जल रही है, कितने एक नहीं अनेकों फायदा हैं। जी डॉक्टर अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए आपके पास फिर से रुक करूंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, बालेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से। बालेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। बालेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता था जी, अभी तक जो हम अपने धान की बिजाई जो करते थे रोपण विधि से करते थे, इस साल हमारे यहाँ जो है तो बारिश थोड़ा सा कम हुई है जी, तो हम ये सोच रहे हैं सर कि सूखे पद्धति से बुवाई कर सकते हैं, क्या अभी समय है? जी डॉक्टर शिव जी का रुक। हाँ देखिए, आप जो है सूखी पद्धति से मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस की कर सकते हैं, और उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म लगाएं, क्योंकि यदि थोड़ा पहले लगाते तो डायरेक्ट सीड अच्छा रहता है। बारिश आने पे जैसे हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आप जैसे ही सीधी बिजाई करेंगे, बिजाई करने के 1-2 दिन बाद जो है उसमें पेंडामेथलिन का जो है 1 से 1.5 लीटर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि आपके खरपतवार कम आएँ। क्योंकि सीधी बिजाई में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो खरपतवार नियंत्रण की है, और इस समय बारिश शुरू हो गई है, तो जैसे ही धान उगेगा उसी के साथ साथ खरपतवार भी उगेंगे, तो उनको नियंत्रण करना जरूरी है। यदि प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड डालेंगे बुआई के 1-2 दिन बाद तो आपके खरपतवार कम निकलेंगे, और फिर भी यदि निकलते हैं खरपतवार तो आपको जो है जैसे जर्मिनेशन होता है फिर हैंडों के द्वारा एक इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर यदि आपकी जो है फिर भी खरपतवार आ रहे हैं तो जब करीब 30 से 35 दिन की क्रॉप हो जाए उस समय बिस्पायरिबैक सोडियम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है पोस्ट इमरजेंस, उसको जो है करीब 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है, तो ये सारे खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। तो कर सकते हैं, अभी समय है, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन आपको खरपतवारों को अच्छे ढंग से नियंत्रण करना है। इसके साथ साथ एक सवाल मैं ये आगे जोड़ना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, उसको हम धान की करीब 20 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें जो है हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत से किसान भाई और बहन जो है जैविक उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं, तो उनको प्रमाणितकरण की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रमाणीकरण के साथ साथ उनको जो कंज्यूमर्स का जो है ट्रस्ट भी विन करना पड़ता है। ये इसलिए है क्योंकि मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसी की गारंटी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जैविक खेती के अंदर। तो मैं पिछले 20 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि जो हमारी जैविक खेती है धान गेहूं फसल चक्र में, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन उसके लिए जो है आपको हरी खाद जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग हमारी ढांचे की है वो लगानी है। धान को जैसे गेहूं कटती है, गेहूं कटने के बाद में उसको लगाएं, और उसकी हरी खाद जब 50 से 55 दिन की हो जाए उसमें मिलाएं। और इसके साथ साथ गोबर की खाद भी आपको चाहिए, गली सड़ी करीब करीब 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और उसमें बायो फर्टिलाइजर्स विशेषकर हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है धान के अंदर, इन सब का समावेश करके एक धान की बहुत अच्छी पैदावार आप जैविक खेती के माध्यम से ले सकते हैं। विशेषकर जो बासमती किस्म है, क्योंकि बासमती की जो उपज है वो भी अच्छी आती है और उसका बाजार में मूल्य भी अच्छा मिलता है, तो वो ले सकते हैं। और यदि किसी को इस बारे में कुछ देखना हो, कुछ करना हो, तो हमारे IRI के फार्म पे आके वो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जैविक खेती के माध्यम से धान की फसल भी उगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिवे जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस जानकारी को बारीकी से समझेंगे और महत्ता से लेंगे, क्योंकि आप जैविक खेती के माध्यम से भी अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप धान की एक अच्छी फसल, अच्छी उपज ले सकते हैं। डॉक्टर शिवे जी ने जिस तरीके से बताया है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार दर्शकों के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना एक सवाल हमें भेजा है। सक्षम हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। वो जानना चाहते हैं कि मैं एक युवा किसान हूँ और प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ, इसके बारे में क्या संभावनाएं हैं, बताइए डॉक्टर अनिल जी। प्राकृतिक खेती एक अपनी प्राचीन खेती है। बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया है। इसकी संभावना है, इसकी बहुत संभावना है। जब प्राकृतिक खेती आप शुरुआत में करेंगे तो कई जगह क्या होता है, लोग आसपास के लोग जिस तरह का माहौल चल रहा है, हास्यात्मक बोलते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम बहुत पॉजिटिव हैं इसके। आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उसकी मृदा की, वो हमेशा अच्छी रहेगी। और आपका जो बीज आपको जैसे आपसे उत्पादन, जैसे आप कोई भी फसल लगाते हैं उसका जब आप बाजार में उसको ले जाएंगे तो जब बाजार में ले जाएंगे तो सीधी सी बात है उसके मूल्य आज के समय जो लोग हैं वो इससे चाह रहे हैं कि हमको बीमारी पहले नहीं हो, उसके दाम भी आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। सरकार भी इस पर एक प्रयास कर रही है कि जो उपज प्राप्त होती है उसके लिए हम क्या बनाएं कि जो कई सारे लोग हैं जैसे उन्होंने जैविक खेती नहीं की है, प्राकृतिक खेती नहीं की है, लेकिन उसका जो उत्पादन प्राप्त होता है, प्रोडक्ट है, उसको जैविक बता रहे हैं। इस पर भी कई सारे सरकार हैं और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी जो राज्यों की सरकार है वो कड़े नियम ला रही है। और इस प्रोडक्ट जब प्रमाणिक प्रोडक्ट बाजार में आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट जैसे माना कि अभी एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ये कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि इसे दुकान पर रखा हुआ है, आप गेहूँ लेने के लिए एक जैविक गेहूँ है, ये केमिकल का गेहूँ है, आप कौन सा गेहूँ लेंगे? जी, तो ये तो संभावना अच्छी है। आप उससे आपको तो मतलब प्राकृतिक खेती से आपको उपज भी अधिक प्राप्त होगी। साथ में आप जैसे प्राकृतिक खेती के लिए तो खाद की आवश्यकता होती है, तो खाद के लिए आप पशुपालन करेंगे तो उससे भी आपको अधिक आय प्राप्त होगी। मतलब कुल मिला के इस खेती के माध्यम से दूरगामी इसके इतने पॉजिटिव परिणाम हैं कि निश्चित रूप से भविष्य में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और आपको इतना लाभ प्राप्त होगा कि आप अगर 5 साल प्राकृतिक खेती करते हैं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आसपास जो भी किसान लोग खेती कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको देखकर और उस खेती के लिए वो भी प्रयास करेंगे और करेंगे उस प्राकृतिक खेती को। जी, यानी कि अपार संभावनाएं हैं और लागत भी कम है। प्रकृति के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं इस प्रकार की खेती को अपनाकर। फिलहाल डॉक्टर शिवे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिवे जी, जब हम अपने फसल लगा ली और जब देखते हैं कि हम धान की खेती की बात करते हैं तो उसमें जल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, शुरू से लेकर और इसको पकाने तक। जब तक हमारी वो प्लेट में आता तब तक उसमें जल की आपूर्ति रहती है, जल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है इसमें। और हम देख रहे हैं कि मानसून का सीजन भी लग चुका है, कई राज्यों में काफ़ी हद तक बारिश हो रही है। ऐसे में सिंचाई व्यवस्था को कैसे मैनेज करें, कैसे समझें कि कितने सेंटीमीटर पानी आवश्यक है हमारी खेत के लिए, और क्या इसमें अलग अलग किस्मों के अनुसार भी पानी का लेवल मैनेज करना पड़ता है? हाँ, देखिए, धान का जो है पानी का होना बहुत जरूरी है जी। बिना पानी के धान की खेती नहीं की जा सकती। तो जहाँ पे रेनफेड कंडीशन है या लो लैंड कंडीशन है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो अलग बात है, लेकिन इरिगेटेड क्षेत्र में विशेषकर जहाँ पंप सेट हैं, ट्यूबवेल हैं, कैनाल है का वाटर है, तो वहाँ जो है पानी का प्रबंधन करना और सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही मैंने बताया कि रोपाई करने के बाद में तुरंत पानी देने की ज़रूरत नहीं है। रोपाई करने के बाद में जब जड़ें पकड़ लेती हैं 5-6 दिन के बाद में, फिर एक हल्का पानी लगाएं। और आवश्यकता अनुसार बारिश हो गई है तो फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खेत में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ना खड़ा रखने की ज़रूरत है, लेकिन दरार पड़ने से पहले पानी दे देना चाहिए खेत के अंदर। और शुरू में हाँ जरूर पानी के खड़ा रखने की हमें हल्का पानी ज़रूरत यूँ पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार यदि पानी खड़ा रखेंगे तो खरपतवार कम आते हैं। और बाद में जैसे जैसे फसल बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे निगरानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा खेत में पानी खड़ा ना रखें और जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी दें। और 2-3 दिन के माध्यम से पानी देते रहना चाहिए। और जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है
तो इस चीज़ को भी सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे आपकी सीडलिंग डूबनी नहीं चाहिए जी। जो वो यदि डूब रही है तो फिर पानी का निकास भी करना जरूरी हो जाता है। तो यदि डूब नहीं रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो है वो धीरे धीरे पानी अपने कम हो जाएगा और फिर फसल में कल्ले अच्छे बनेंगे और पैदावार अच्छी मिलेगी। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है धान के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खेत में पानी खड़ा नहीं रखना है, विशेषकर जहाँ पे हम ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं, जहाँ से पंप सेट से दे रहे हैं या कैनाल इरिगेशन वाटर दे रहे हैं। जी डॉक्टर शिवेश जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जब हम इसमें धान की खेती की बात कर रहे हैं तो जो फसल की अलग अलग अवस्थाएं हैं, आपने पानी की जिक्र तो किया, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं के दौरान भी क्या जल सिंचाई की व्यवस्था यही प्रकार की होनी चाहिए या इसमें कुछ परिवर्तन नहीं? इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। जैसे शुरू में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। रोपाई करने के 2-3 दिन बाद जो है हल्का पानी देने की जरूरत पड़ती है यदि बारिश नहीं होती है, और फिर जो है 2-3 दिन के माध्यम से पानी देते रहते हैं हम हल्का हल्का। इस मिट्टी में यदि मिट्टी आपकी क्ले लॉम सॉयल है या मिट्टी जो है आपकी बहुत अच्छी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट रही है तो उसमें ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। और लेकिन जब हमारी मैक्सिमम टिल्लिंग आती है, यानी कि हमारी टिल्लिंग की बहुत ज़्यादा उस समय टिलर्स बनते हैं, कल्ले बनते हैं, तो उस समय पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो विशेषकर उस समय हमको पानी रखना चाहिए 4-5 सेंटीमीटर। और फिर जब हमारी बालियां निकलती हैं और बालियों में दाना भर रहा है, उस समय भी पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। तो उस समय को पानी को सुनिश्चित करें कि उस समय खेत के अंदर पानी 3 से 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो हमारा दाना अच्छा बढ़ेगा और पैदावार अच्छी मिलेगी। तो लेकिन विशेषकर जहाँ पे पर्लिंग के माध्यम से या रोपाई के माध्यम से हम धान की खेती कर रहे हैं, वहाँ पे जो दरार पड़ने से पहले खेत के अंदर दरार नहीं पड़नी चाहिए, उससे पहले पानी दे देना चाहिए, लेकिन खेत में पानी खड़ा रखना जरूरी नहीं है। जी, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि खेत में पानी खड़ा रखना ज़रूरी नहीं है। कई बार किसान भाइयों को लगता है कि पानी हमेशा एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके अनुसार जो डॉक्टर शिवेश जी ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, उसके अनुसार किसान भाई कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल जी, इस समय मानसून की सीज़न लग चुका है और हम बात करें खेत की तैयारी की, तो कोई किसान भाई अगर कोई फसल लगाना चाहता है, XYZ कोई भी फसल है, खेत की तैयारी इस समय मानसून सीजन के तहत प्राकृतिक तौर पर किस तरीके से करनी चाहिए, और खाद की व्यवस्था या खाद बनाने की जो प्रक्रिया है प्राकृतिक तौर पर, उसको कैसे समझा जाए और कैसे मैनेज किया जाए? वो खाद का तो जैसे देखते हैं कि अपने अप्रैल मई के महीने में गर्मियों में लोग गोबर की खाद को उसको खेतों में यूज करते हैं। जैसे इस समय डॉक्टर ने बताया कि मेड़बंदी कर दें, अपने उसको खेत को समतल कर दें। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो उपज में बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। बीजोपचार कर दें, जो वैरायटी का अपनी यूज कर रहे हैं उसको रेजिस्टेंस वैरायटी यूज करें। आसपास के क्षेत्रों में देखें, ऐसी कोई डिसीज तो नहीं है जो एयरबोर्न डिसीज हो, किसी पेड़ पे उसका प्रभाव हो। इन सारी बातों को अपन देखेंगे। और जैसे समतल कर दें, पानी की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कर देंगे। धान की खेती है, इसमें पानी अधिक लगता है। पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो आसपास के क्षेत्रों से किस सोर्स से हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो और अपना जैसे माना कि और जैसे बातें हैं कि उसमें अपने स्थानीय स्तर पे जो अपने लोग रहते हैं, स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, उनको दिखा के इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है कि शुरुआती स्टेज में एक तो क्या होता है रोग का उपचार और रोग की रोकथाम। अगर पहले ही अपन उन पेड़ पे को देख लेंगे, ये सब चीज़ देख लेंगे, तो अपना क्या है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उपचार की। कई बार तो क्या होता है अवेयरनेस के कारण हमारे इसमें कोई रोग नहीं है, कई सारी डिसीज इंटरनली होती हैं, वो ऊपर से नहीं दिखती लेकिन पेड़ के अंदर रहती हैं, और बाद में फिर बीज के अंदर होने के कारण से, पेड़ के अंदर होने के कारण से बाद में वो महामारी का रूप लेती हैं। तो शुरुआत में इस बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अनावश्यक समय और पैसा भी बचेगा और उपज भी हमको ठीक प्राप्त होगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शिवेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवेश जी, अगर कोई किसान भाई व्यावसायिक रूप से धान की खेती कर रहा है और कोई किसान घरेलू इस्तेमाल के लिए अपनी धान की खेती करना चाहता है, तो किस्मों का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए? व्यावसायिक रूप से कौन सी किस्म ज़्यादा उत्पादन देती है और घरेलू स्तर पर कौन सी किस्म लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए, धान की खेती जो किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं तो वो अधिक पैदावार देने वाली किस्में जो हैं उनको ज़्यादा चुनते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बासमती की खेती करते हैं क्योंकि उसमें कम उत्पादन होके भी जो है क्योंकि उसकी कीमत बाजार में ज़्यादा मिलती है जी। तो ये डिपेंड करता है किसान की जो अप्रोच क्या है और किसान क्या चाहता है, तो उसी हिसाब से जो है किस्मों का चुनाव करते हैं। और हाइब्रिड जो है उन क्षेत्रों में चुनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार लेते हैं किसान भाई, तो उसी अनुसार जो है
खाने के लिए हमारी पूसा की बहुत सारी जो बासमती की किस्में हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोग में आती हैं। पूसा बासमती नंबर 1 है, पूसा बासमती 1460 है, पूसा बासमती 1401 है, और पूसा बासमती 1121 है जिसका दाना बहुत लंबा होता है, और पूसा बासमती 1509 है। तो ये सारी किस्में, अभी कुछ और भी नई किस्में आई हैं हमारे यहाँ से, तो उनको लगा सकते हैं। पूसा बासमती 1979 है, पूसा बासमती 1985 है। ये 2 ऐसी हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में आई हैं जो एमेजोथपायर के अगेंस्ट में जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट हैं। तो ये सारी किस्में जो हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड में, ये सारे में, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सूटेबल हैं। और किसान इसका जो है 2 तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के लिए भी और बाज़ार में बेच के अच्छा उत्पादन लेते हैं। और जो किसान भाई बहुत ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड का चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारी हाइब्रिड बाज़ार में हैं, और इसके साथ साथ और भी जो हमारी किस्में आती हैं लोकेशन स्पेसिफिक, उनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन खाने में, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सुगंधित धान है उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खाने के लिए यदि उगा रहे हैं तो सुगंधित धान को ही उगाएं, तो उससे अच्छी पैदावार भी मिलेगी। और खाने में भी जो एक बार चावल, उदाहरण के तौर पे मैं पूसा बासमती नंबर 1 की बात करता हूँ, या पूसा बासमती 1121 की, इनका चावल कोई एक बार खा लेता है तो दोबारा भी मांगता है जी कि मुझे उस वैरायटी का चावल चाहिए। इसका मतलब उसमें गुणवत्ता अच्छी है। और उसकी में जो है पूसा बासमती नंबर 1 तो हमारी जो एरोमा है वो कुकिंग के समय आता है, जब चावल पकता है उस समय घर में लगता है कि चावल पक रहा है। तो खाने के लिए बासमती का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में बेचने के लिए आप जो हाईलिंग वैरायटीज हैं, हाइब्रिड्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो आप धान की खेती की अगर करना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं कि मैं कौन सी प्रजाति लगाऊं व्यावसायिक रूप से और घरेलू स्तर पर, डॉक्टर शिवे जी ने बेहतर उपचार आपकी सवाल का कर दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यार को आगे छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कुलदीप हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। कुलदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कुलदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। कुलदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर शिवे जी का फिर से रुक करें। डॉक्टर शिवे जी, जब धान की खेती की हम बात करते हैं तो कहीं कहीं शिकायत ये भी मिलती है कि जिंक की कमी देखने को मिल रही है। जिंक ऐसा तत्व है जिसकी महत्वपूर्णता बहुत बारीकी से देखी जाती है धान की खेती के अंदर। ये क्या है और क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इसके पैमाने को सही किया जाए? हाँ देखिए, जहाँ पे हम सघन फसल चक्र अपना रहे हैं, विशेषकर धान गेहूँ का फसल चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पे जो है जिंक की कमी देखी जाती है। और क्योंकि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, ये बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हमारे पौधे के अंदर होती हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, जिंक की कमी सबसे पहले खैरा रोग के नाम से पंतनगर में जानी गई थी धान में, और तब से ही जो है इस पर अनुसंधान हो रहे हैं और इसकी रिकमेंडेशंस आ रही हैं। लेकिन क्योंकि हम धान गेहूं का फसल चक्र जो है सघन फसल चक्र है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होता है,
तो वहाँ पे जिंक की कमी देखी जाती है। विशेषकर जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद 10-15 दिन खेत में, ये पूरे खेत में नहीं मिलता बल्कि चकतों के रूप में हेयर एंड देयर, मतलब कहीं कहीं इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और लक्षण इस तरीके से होते हैं, जो जैसा हमारा कत्था होता है ना, कत्था, तो कत्थई रंग के हमारे पत्तियों पे धब्बे बनते हैं। तो इस तरीके से यदि कत्थई रंग के चकते दिखाई दें तो वो जिंक की कमी के लक्षण होते हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम ये बताते हैं कि जिंक की कमी आए ना, तो रोपाई करने से पहले ही हम जिंक सल्फेट की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा को डालें। यदि किसी कारणवश किसान भाई नहीं डाल पाए हैं और इस तरीके के वो लक्षण देख रहे हैं, कत्थई रंग के चकते उनके बन रहे हैं कहीं कहीं, तो उसको जो है ये जिंक की कमी के लक्षण हैं, उसको दूर करने के लिए जो 0.5% जिंक सल्फेट और जो है 0.25% जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, इसका जो घोल बना के छिड़काव करेंगे तो अच्छा रहता है। इसके लिए ये मैं बता दूं कि आप जो है 5 किलो जिंक सल्फेट ले लें, 1000 लीटर पानी में घोल बनाएं, और जो हमारा करीब जो है 2.5 किलो चूना है, चूने को जो है शाम को 10 लीटर पानी में भिगो दें और शाम को सुबह निथार के उसका इस्तेमाल करके दोनों को मिला के डालें। ऐसा इसलिए किया जाता है, हम चूना इस वजह से लेते हैं ताकि हमारी फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट जो है पत्तियों पर ना आए। तो इस तरीके से यदि हमारे लक्षण दिखाई देते हैं, जिंक सल्फेट का पर्णीय छिड़काव करें। एक बार में शायद वो कम हो, लेकिन पूरी तरीके से न जाएं, तो आप 2 से 3 बार उसका पर्णीय छिड़काव 10 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। तो 2-3 छिड़काव करेंगे तो इस तरीके से जिंक की कमी के लक्षण दूर हो जाएंगे। और जिंक का महत्व मैं ये बता दूं, हमारे बहुत ही जीवन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा कोरोना के समय में कि जिंक की टैबलेट हमें दी जाती थी, वो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए। तो जिंक जो है हमारे लिए मिट्टी में तो ज़रूरी है, फसलों में भी ज़रूरी है, और पशुओं के लिए भी ज़रूरी है, मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से यदि जिंक की कमी के कोई भी लक्षण हैं तो आप पर्णीय छिड़काव करें जिंक सल्फेट का। और मैं ये कहूँगा जिन्होंने अब रोपाई नहीं की है तो वो जो है रोपाई करते समय ही 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिट्टी के अंदर मिला दें। जी, तो जिंक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आपने देखा, और इसका इस्तेमाल करने से आपकी फसल का उत्पादन और अच्छा होगा, गुणवत्ता भी और बढ़ेगी। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। रंजीत सिंह भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। वो जानना चाहते हैं कि जैविक सब्जी की खेती करना चाहते हैं, टमाटर मिर्ची लगाने के लिए क्या किया जाए, कुछ समाधान, कुछ उपाय बताइए डॉक्टर अनिल जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैविक कृषि के लिए जैसे वो सब्जी की खेती के बारे में बोल रहे हैं, तो शुरुआत में मैंने पहले ही इस चीज़ को बताया था, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, कि जो भी अपने बीज को वो ले रहे हैं वो तो प्रयास ये करें कि जो बीज को बुआई करने वाले हैं वो प्रयास करें वो बीज जैविक बीज हो। उसके पहले जो खेत है उसको अच्छी तरह से समतल कर दें। खेत में जैसे जैविक उत्पाद, जैविक खाद जो होती है, गोबर की खाद और ये गाय की खाद, उस खाद का उस पर मतलब उस खाद को उस पर पहले ही डाल दें उसको है। मिट्टी खेत को समतल करते हुए आप जो वैरायटी लेके आए हैं उसको एक बार प्रमाणित कर लें वो कि वो वैरायटी निश्चित रूप से रोग ग्रसित तो नहीं है। कि इस प्रकार की बातों को देखकर उसको करेंगे। और आगे भी जैसे जो बातें हैं उस पर उसके लिए भी जैसे उसमें कोई अन्य कोई समस्या वगैरह है उसका भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने, और बिल्कुल करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा और सब्जी का उत्पादन भी अधिक होगा, अधिक उपज प्राप्त होगी उनको। जी, साथ ही अनिल जी आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, सब्जियों की खेती की बात की, या कोई भी अन्य फल या सब्जी हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से लगाते हैं, तो इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना क्या अनिवार्य होता है? क्या इसमें कीट लगने का या किसी के रोग लगने का क्षमता होती है, ज़्यादा बढ़ जाती खतरा, या फिर कम रहता है? यही एक देश के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कीटनाशक और जो अपने रोग के लिए रोगनाशी और खरपतवार नाशी का यूज कर रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश का कितना बड़ा जो आर्थिक तंत्र है ना, कितना कमज़ोर हुआ, किसानों का कितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है और इसका अंधाधुंध उपयोग लोगों को पता ही नहीं कितनी मात्रा करना है। और इसका तो कुल मिला के डॉक्टर साहब बगल से बैठे हुए हैं, इसका मतलब 1% अगर इसका अगर फ़ायदा मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 99% इसका नुकसान है। और
मतलब ये बातें करने से हमारा जैविक खेती करेंगे तो रासायनिक जो खाद पे अपना निर्भर है, उर्वरक पे रासायनिक जो अपना जो केमिकल यूज कर रहे हैं, खरपतवारनाशी, रोगनाशी, कीटनाशी जितने भी हैं ये सब चीज़ें, इन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो टोटली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और ये समय मतलब ये अपने यहाँ के शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, देश भर के लोग हैं, इस बात पे जोर दे रहे हैं। और भविष्य में ये समय आने वाला है, जल्दी नहीं, मतलब अगला दशक जो होगा ना, मतलब 2035-40 के आसपास देखना आप, देश के अधिकांश हिस्सों में लोग जैविक खेती पूर्ण रूप से करेंगे। जी, तो प्राकृतिक खेती बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि डॉक्टर अनिल कुमार जी ने बहुत बेहतर जानकारी यहाँ तक पहुँचाई है कि कैसे आप प्राकृतिक खेती कर अपनी जो लागत क्षमता है उसको कम कर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और आपकी जो फसल की गुणवत्ता होगी। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं समाज में किस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या से परेशान रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं। इन सभी बीमारियों का जड़ कहीं ना कहीं हमारे खाद्यान्न पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा खाद्यान्न जो है वो सुरक्षित नहीं है और साफ नहीं है। इसके लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा उत्तम उपाय है और किसान भाई इसके तरफ आकर्षित होंगे, इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी फसल की गुणवत्ता सुधार होगी और आम लोगों का आम जीवन भी और बेहतर हो सकेगा। डॉक्टर शिवे जी, आप समय निकालकर और स्टूडियो में पहुंचे, कीमती सलाहें और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक आपने पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल जी, आप भी समय निकालकर पहुंचे, आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आकर किसान भाइयों के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, आज आपने देखा कि किस तरीके से दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है और किस तरीके की सावधानियां आप बरत सकते हैं प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, और क्या क्या इसमें क्षमताएं हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही धान में समसामयिक कार्य कौन कौन से होने चाहिए, कैसे आप अपनी धान की फसल को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं, खरपतवार को नियंत्रण कैसे करते हैं, रोगों से बचा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, इन सभी बातों को बारीकी से समझने की कोशिश की गई। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से लाभ उठाएंगे। अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में हर संस्करण में अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। तो अगले संस्करण में बात होगी बरसात में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा बरसात में मौसम में कृषि यंत्रों के रखरखाव को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कृषि यंत्र भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में और किसानों के हाथ पैर भी माने जाते हैं, तो इनका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। इन विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दर्शकों, आप हमारे किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-11-3060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और आपके सुझाव और आपके सवालों को हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को और भी बेहतर करता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना आपको बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत में इन दिनों मछली पालन का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। हैचरी यूनिट में केवल मत्स्य बीज का उत्पादन होता है। मैं राहुल परमार आ रहा हूं अपना स्टार्टअप सफर लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फलों का राजा कहलाता है आम। इसी आम को आम जन तक पहुंचाने का मैंगो फेस्टिवल करता है काम। कड़ी मेहनत के बाद ही
ही मिलते हैं इसके अच्छे दाम। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अलग है पहचान। देखिए मंडी खबर मैंगो फेस्टिवल स्पेशल शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।